अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खताब से मुखातिब है। दो तीन अहम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। NRO-2 जिसका जिक्र अरशद शरीफ साहब करते रहे, जिसका जिक्र इमरान खान करता रहा। NRO-2 लंदन प्लान, ये पाकिस्तान में डिबेट डिस्कशन, इमरान खान चीखता रहा, सबको बताता रहा कि जनाब ये एक प्लान है, मंसूबा है, लंदन के अंदर बना है और NRO-2 दिया जाएगा मियां नवाज शरीफ को, पाकिस्तान के अंदर अहल करके वजारत थाली में रखकर, प्लेट में रखकर दी जाएगी। तो NRO-2 के ऊपर आज जस्टिस काजी फाइज ईसा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज साहब ने उसके ऊपर बाकायदा से मोहर लगा दी है। ये वही काजी फाइज साहब है जिनके बारे में नून लीग इंतजार कर रही थी, जिनका वेट किया जा रहा था कि मियां साहब तब पाकिस्तान में आएंगे जब काजी फाइज ईसा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाएंगे। वो शायर कहता है ना कि यूं बेसबब आते नहीं जलजले, जेरे जमीन कुछ तो हुआ होगा। तो यूं बेसबब जलजले ये भी नहीं है, ये सारा मामला कि आपके सामने रख देते हैं। लेकिन उससे पहले जो बड़ी खबर है वो आर्टिकल है, वो बैनुल अक़वामी रुसवाई है जो इंटरनेशनली इस वक्त पाकिस्तान की निगरान हुकूमत और मुर्तजा सुलंगी मलंगी बने हुए, उनका ठट्ठे उड़ाए जा रहे, मजाक उड़ाया जा रहा है। और जो एक आर्टिकल है मजमून है इमरान खान का, जिसने गुज़श्ता कई दिनों से एक तिंगने का नाच नचाया हुआ है, तिंगने का नाच, लिटरली बिल्कुल नाच नाच के तबाही उन्होंने फैलाई हुई है। द इकोनॉमिस्ट ने इतना मजाक उड़ाया है, इतना मजाक उड़ाया है कि एक बंदा जो अडयाला जेल के अंदर डटा हुआ है वो तो डटा हुआ है, लेकिन द इकोनॉमिस्ट एक बैनुल अक़वामी जरीदा वो भी डटा हुआ है। और वो एक ऐसी फोर्स बन गई, ऐसी ताकत बन गई है कि अब ट्विटर देखना इन्होंने छोड़ दिया है, इनकी नींदें गायब हो गई हैं, अडयाला जेल के अंदर दौड़े लगी हैं, मुर्तजा सुलंगी साहब, निगरान हुकूमत, सबकी दौड़े लगी, चीखें निकली, कैमरे सारे देखे गए, सारी वीडियोस को रिवाइंड किया गया, एक एक चीज देखी गई। खान इधर कैसे जाता है, खान उधर कैसे जाता है, बैठकर क्या कर रहा था, दीवार के ऊपर तोने लिख दिया, किस तरह से ये सारा आर्टिकल बाहर आया, उसके बारे में बातचीत हुई, गुफ्तगू हुई, फिर बाकायदे से खबरें पाकिस्तान में चलवाई गई कि इमरान खान साहब का आर्टिकल अडयाला जेल के बाहर आ ही नहीं सकता। जनाब अडयाला जेल से वो निकला ही नहीं है, ये गोस्ट आर्टिकल है, ये जादू हुआ है, जादू टोना हुआ है, गोस्ट है, यानी कोई जिन भूत है, ये एम ही जनाब आर्टिकल छप गया है और एम ही वहां पर जाकर पब्लिश हो गया है। तो ये मजाक नहीं था, बल्कि आज इमरान खान साहब ने ना सिर्फ इस आर्टिकल को ऑन किया है, बल्कि खान ने एक एक वर्ड को, इमरान खान ने खुलकर ये कह दिया मेरा मजमून है और ये मैंने बाहर भिजवाया है, ये मैंने इकोनॉमिस्ट को भिजवाया है और ये मैं बात कर रहा हूं। खान कह रहा है कि ये मैं बात कर रहा हूं, जनाब आप किसी और को ना देखें, अडयाला जेल में मुझसे अगर बातचीत करें, मैं बात कर रहा हूं कि मेरी हुकूमत किधर से गिराएगी। डोनाल्ड लू था, अमेरिकन साजिश थी, पाकिस्तान के अंदर जो आर्टिकल के अंदर लिखा गया एस्टेब्लिशमेंट का रोल है, वो सारी चीजें इमरान खान साहब ने खुलकर उन्होंने कहा कि मेरा आर्टिकल है, मेरा मजमून है। और उसके बाद उन्होंने लर्जा तारीख कर देने वाली बात की है कि जनाब ये सिर्फ एक आर्टिकल नहीं है, बल्कि और भी मजमून मैंने बैनुल अक़वामी मीडिया को भेज दिए, बल्कि ये भी इमरान खान ने कहा कि एक तकरीर भी आने वाली है, यानी खान की तकरीर बैनुल अक़वामी चैनल पर, इंटरनेशनल न्यूज चैनल पर इंटरनेशनली आने वाली है और वो अडयाला जेल के अंदर मौजूद है। अब खुद ही अंदाजा लगा लें कि खान के सामने ये कितने ज्यादा बौने, ये कितने ज्यादा आउटडेटेड है कि उसे जेल के अंदर डालकर भी इनसे ये सारे मामला कंट्रोल नहीं हो रहे। पहले तो इमरान खान साहब ने अडयाला जेल के अंदर साइफर वाले मामले में साफियों से कुछ गैर रस्मी गुफ्तगू की, बातचीत की है और ये जाहिर अहम तरीन मसला था, चूंकि बाहर मुर्तजा सुलंगी साहब के लिए जमीन तंग हो गई थी, उनकी जान हिसाब में फंसी हुई थी कि जनाब ये क्या मामला है, ये आर्टिकल कैसे पब्लिश हुआ, कैसे छपा है। अडयाला जेल बानी पीटीआई की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू, मैं बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट में शाया होने वाले कॉलम की जिम्मेदारी कबूल करता हूं। बानी चेयरमैन इमरान खान का, बानी पीटीआई इमरान खान का कहना था कि कॉलम लिखा नहीं है, डिक्टेट कराया था। यानी ये ढूंढ रहे कलम पेंसिल के, जनाब किस पेंसिल से लिखा, कच्ची पेंसिल से लिखा, पक्की पेंसिल से लिखा, रबड़ से साफ किया नहीं किया, ये खान ने कैसे तहरीर की है, कौन सी पेंसिल है, वो जादुई पेंसिल है जिसका लिखा हुआ नजर नहीं आता। यानी हम वो इस्तेमाल करते थे ना बचपन में, वो पेंसिल से लिखते थे नकल करने के लिए, तो वो जब तक लाइट नहीं लगाते थे पेंसिल को नजर नहीं आता था, तो ये ढूंढते रहे लाइटें लगा करके, जनाब शायद लाइटों से कोई नजर आ जाए कि खान ने किस चीज। तो इमरान खान ये कह रहा है कि मैंने डिक्टेट किया था, मैंने डिक्टेट करवाया था और ये आर्टिकल उसके बाद जाकर पब्लिश हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है जनाब, खान ने कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, चूंकि इमरान खान अपनी एक तकरीर में कह चुका है कि इनके साथ सबसे बड़ा मसला यह कि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, यानी स्कूल उस तरह से गए नहीं, भागते रहे, स्कूल के पीछे से भागते रहे। तो मसला यही है कि वो इमरान खान ही नहीं कह रहे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का जमाना है। आज के दौर में वो चीजें नहीं होती जो 1970 में, 60 में, 50 में या 90 में हो जाती थी। आज चीजें बहुत ज्यादा मुख्तलिफ हो गई हैं। उसके बाद इमरान खान ने कहा ये लोग मेरे खिलाफ 9 मई वाकयात के खिलाफ इंक्वायरी कर रहे हैं, 9 मई मेरे खिलाफ साजिश है, GHQ कोर कमांडर हाउस और इस्लामाबाद हाई कोर्ट, मेरी गिरफ्तारी की सीसीटीवी वीडियो किसने चोरी की है। यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर से जब खान को सबने देखा था, उठाया गया था, गिरफ्तार किया गया था 9 मई वाले दिन, तो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि उसकी सीसीटीवी वीडियो किधर है, वो गायब है। फिर कोर कमांडर हाउस जो इमरान खान के ऊपर लगाया गया उसकी वीडियो गायब है। फिर GHQ हमला केस उसकी वीडियो गायब है। तो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि वीडियो किधर है, सीसीटीवी फुटेज, चोरी करने वालों को तलाश करें, सब कुछ आया हो जाएगा। ये मुझे फंसाने और पीटीआई के खिलाफ साजिश है। आइंदा हफ्ते मेरी एक तकरीर भी सोशल मीडिया पर आ जाएगी। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, इलेक्शन हर सूरत होने चाहिए,
इलेक्शन मुल्क की मईशत और सियासत को इस्तेकाम दे सकते, तो खान बुनियादी तौर पर यह कह रहा है कि जनाब वो अपनी उसी बात के ऊपर कायम है जिस बात से रोकने के लिए उसे जेल के अंदर डाला गया, जिस बात से रोकने के लिए उसकी पार्टी खत्म की गई, जिस बात को रोकने के लिए उसकी बेगम पर नाजेबा किस्म के इल्जाम लगाए गए, लेकिन आज भी वो उसी बात के ऊपर, उसी चीज के ऊपर खड़ा है कि जनाब मेरी हुकूमत किस तरह से गिरी और मामला किस तरह से चलाएगी। अब जो अहम तरीन मामला है, पाकिस्तान में अचानक शाम को खबर चलती है और खबर यह है कि 62(1)(f) के तहत जो ताहयात नाअहली का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, सुप्रीम कोर्ट अब ये कह रहे कि नहीं हम उस वक्त गलत थे, उस वक्त फैसला हमारा ठीक नहीं था। 62(1)(f) के तहत जनाब नाअहली 5 साल होनी चाहिए, ताहयात नहीं होनी चाहिए। यानी वंस अ फ्राडिया 5 साल का फ्राडिया है, 5 सालों बाद वो ठीक हो जाता है, 5 सालों बाद वो गंगा ना आता है, वो दूध का दूल्हा हो जाता है, वो फ्रॉड नहीं करता, वो सादिक और अमीन दोबारा से हो जाता है। ऐसा कोई मसला नहीं, तौबा कर ले, माफी मांग ले, यानी डाका शाका मार ले, अरबों रुपए लूट लें, मुल्क को बर्बाद कर लें, नस्लें बर्बाद कर लें, तबाही फेर दें मुल्क के अंदर, उसके बाद कोई मसला है, चल जाएगा, कोई और जा जाएगा, कोई और तशरीह कर लेगा। यानी मुझे समझ नहीं आई, बसद एहतराम पाकिस्तान की अदालतें सबसे ज्यादा इस मुल्क के अंदर लोगों को फुद्दू लगाती हैं। टू बी ऑनेस्ट, एक अदालत का जो फैसला जिसके ऊपर 3 साल रिपोर्टिंग होती है, 3 साल साफी रिपोर्ट करते हैं, 3 साल पूरा पॉलिटिकल माहौल बनता है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती है, इंतखाबात होते हैं और फिर अदालत फैसला देती है। 3-4 सालों के बाद वही अदालत दोबारा से मामला शुरू करती है, फिर 2 साल रिपोर्टिंग होती है, फिर मामला चलते हैं, फिर कोई नया जज आता है, फिर नया कोई बज बनता है और उस पुरानी चीज को कट ऑफ कर देता है, उसे उठाकर कूड़ेदान में फेंक देता है और नई तशरीह करके सामने रख लेता है। अब ये जो सर्कस चलाया जाता है अदालतों की जानिब से, ये 5 साल का 6 साल का जो सर्कस होता है, अदालती सर्कस, इस दौरान गरीब की रोटी छीन ली जाती है, इस दौरान पेट लोगों के काट दिए जाते हैं, तबाही निकलती है, मुल्क बर्बाद हो जाता है, इकोनॉमी कोलैप्स कर जाती है, मुल्क के अंदर कोई भी पॉलिटिशियन उसके लगाए गए प्रोजेक्ट बर्बाद हो जाते हैं, तबाही फेरी होती है। लेकिन जजेस, उनकी पेंशनें, उनकी तनख्वाहें, उनकी मुरादें, उनके काम काज, उनके ठाठ बाट, उनके बच्चों की बहने जो इंटरनेशनल तालीमें हैं, वो सारी चीजें जारी रहती हैं, उनकी मौजें जारी रहती हैं। लेकिन यहां पर इंसाफ ऐसा है कि वो इंसाफ चंद दिनों का है, चंद घंटों का है और उसके बाद नया इंसाफ आ जाता है, फिर एक इंसाफ के बाद दूसरे इंसाफ की तशरीह होती है। अजीब और गरीब किस्म का एक ड्रामा है जो कि अदालती ड्रामा इस मुल्क के अंदर किया जाता है। और आज ना सिर्फ बाकायदा से एक लाडले को अहल किया गया है, बल्कि वो चीनी चोर आपको याद होगा जहांगीर खान तरीन, उसे भी आज अहल कर दिया गया है। और जो नाअहली है वो ताहयात नहीं है। ये समीउल्लाह बलोच के केस में बुनियादी तौर पर सुप्रीम कोर्ट की अपनी जजमेंट थी कि जनाब आर्टिकल 62(1)(f) जिसमें सादिक और अमीन इंसान नहीं रहता, सच्चा नहीं रहता, फ्राडिया निकल आता है, तो उसमें जो सजा है, इसकी सजा आईन में नहीं लिखी गई थी, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने ये इसकी तशरीह की थी कि इसकी सजा इसलिए नहीं लिखी गई चूंकि ये उम्र यानी पूरी उम्र के लिए फॉर लाइफ है, फॉर लाइफ आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। लेकिन फिर गाजी फैसल साहब ने महसूस किया कि नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, चूंकि मियां नवाज शरीफ साहब इसमें ताउम्र नाअहल हैं और उनकी अहलियत बहुत ज्यादा जरूरी है, इसी का इंतजार किया जा रहा था। बनो वो सायरा बानो और आज एजाज हसन साहब ने भी कहा, उन्होंने कहा दुनिया हजरत ईसा का इंतजार कर रही है, लेकिन नून लीग और खासतौर पर शरीफ खानदान काजी फाइज ईसा का इंतजार कर रहा था और आज उनके साथ बहुत सारी चीजें होगी। अब इंटरेस्टिंग बात यह कि काजी फाइज साहब जब भी समाअत करते हैं, पहले तो तहरीक इंसाफ के वकला जब आते हैं तो इन्हें वट चढ़ जाता है, इन्हें गुस्सा आ जाता है। आज समीर इब्राहिम साहब अपने व्लॉग में कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के वकला को देखकर काजी फाइज साहब को घिन आती है, उन्हें नफरत महसूस होती है। और उन्होंने अपने व्लॉग में इस्तेमाल किया कि ऐसे सवालात पूछते हैं कि जिनसे जहर उगलता है, यानी जहर उगलता है। इन्हें पंदाजल गई, आज लतीफ खोसा साहब ने उनसे ये कहा काजी फाइज साहब के कि जनाब मेरा जो मुंशी है उससे का आजाद छीने गए, मेरे मुंशी को सुप्रीम कोर्ट के अंदर से गायब किया गया, उठाया गया। इस पर सवाल यह बनता था कि आपका मुंशी किधर है, किसने उठाया उसे, किसने उसे का आजाद छीने। काजी साहब ने क्या कहा, काजी साहब ने कहा मुंशी, मुंशी का सुप्रीम कोर्ट के क्या काम है, मुंशी कौन होता है, मुंशी कैसा होता है, मुंशी क्या करेगा यहां पर आकर, मुंशी यहां पे क्यों आया था, मुंशी कौन से कागजात लेकर आया था। अजीब मामला है। यानी कि एक तरफ इमरान रियाज खान के बारे में कहा जाता है कि जनाब उस बंदे को उठाया गया है, वो कह रहा है मुझे सिक्योरिटी दी, मैं अदालत तक आ जाऊं, अदालत ये कहती है मैं रेड कारपेट बिछाऊं। तो काजी फाइज साहब बड़ी बारीक तरीके से वारदात डालते हैं कि असल मामले के ऊपर कभी भी नहीं आते, असल जो नुक्ता होता है, जो मामला होता है उस पर नहीं आते, बल्कि इधर उधर। यानी लतीफ खोसा साहब ने कहा कि मैं आपको वीडियोस दिखाना चाहता हूं कि हमारे साथ क्या क्या होता रहा है, किस तरह से लोगों से कागजात छीने गए, किस तरह से लोगों को मार धाड़ की गई है। तो इसके ऊपर काजी फाइज साहब नहीं, हम वीडियो नहीं देखेंगे। और उसके बाद जब भुट्टो का केस था, भुट्टो के केस में रिवाइंड कर करके, फिर आगे कर करके, फिर पीछे करके, कभी सीडी फंसे, कभी यूएसबी फंसे, सारी चीजें दोबारा से देखी गई हैं। अजीब और गरीब मामला है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के ने वाज़ेह तौर पर जो 62(1)(f) है, यानी जिसके तहत मियां नवाज शरीफ साहब की ताहयात ताउम्र फॉर लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन थी, उसे खत्म कर दिया है। और उन्हें NRO2 जिसे कहा जा रहा था कि मियां नवाज शरीफ को पाकिस्तान में लाया जाएगा, लंदन प्लान था, इमरान खान की पार्टी को खत्म करना है, खान को जेल के अंदर डालना है, मियां नवाज शरीफ को पाकिस्तान के अंदर लाकर अहल करना है, उनके ऊपर केसेस खत्म करने हैं और फिर उन्हें थाली में डालकर वजारत की कुर्सी दे देनी है। और इसमें जो सहूलतकारी अभी तक नजर आ रही है बदकिस्मती से
وہ سہولت کاری یہ وہی ہے کہ جہاں پر ایک عدالت کا عملہ جاتا ہے ایک پروکلائمڈ اوفینڈر کے لیے، ایک ایبسکونڈر کے لیے، جو کہ ایئرپورٹ کے اوپر جاتا ہے اور ان سے جا کر تھمب امپریشن لیتا ہے. تھمب امپریشن ایئرپورٹ کے اوپر لے جا کر لیا جاتا ہے. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.